नमस्कार साथियों। आज 26 जनवरी है और 72वां गणतंत्र दिवस है। और इस अवसर पे ये समझना ज़रूरी है कि आखिर भारत गणतंत्र कैसे बना। और 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, पूरी तरीके से इन्फोर्स हो गया, इनेक्टेड हो गया। तो ये संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई, क्या क्या उसके चरण रहे, हमारे जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने उसमें क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक परिचयात्मक रूप से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पता है कि भारत जो है वो इंग्लैंड की एक प्रकार से कॉलोनी हुआ करती थी। एक 3-4 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है कॉलोनी। कॉलोनी मतलब होता है कि कोई एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर पूरी तरीके से प्रभुत्व अपना जमा ले, यानी कि प्रभुता अपनी बढ़ा ले, उसको कॉलोनी बोलते हैं। प्रभुता किस चीज़ में, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिकल क्षेत्र में हो, चाहे सोशल क्षेत्र में हो। सोशल क्षेत्र में भी जैसे चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाए, चाहे हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाए, या कुछ भी सोशल स्कीम्स बनाए। इकोनॉमिकल से जैसे मतलब कि ट्रेड कैसे करे, अपना उसका कॉमर्स कैसे चलेगा। या पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि वो अपनी जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उसका काम कैसे करेगी, ये सारा का सारा कॉलोनी के अंडर में होता है। यानी जब कोई एक देश दूसरे देश की प्रभुता पूरे तरीके से अपने अंडर में ले लेती है तो उसको कहते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कॉलोनी बन गई है। जैसे कि 17वीं शताब्दी में जब 1757 की क्रांति हो गई थी, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद एक तरीके से भारत जो है वो यूरोप का या इंग्लैंड का पूरी तरीके से कॉलोनी बन गया था। तो कॉलोनी मतलब होता है कि किसी एक देश का दूसरे देश के ऊपर पूरी तरीके से प्रभुत्व बन जाए, उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो भारत जो है करीब करीब 1947 के पहले तक एक प्रकार से कॉलोनी ही था इंग्लैंड का। और एक शब्द होता है डोमिनियन। डोमिनियन मतलब होता है कि किसी भी देश का दूसरे देश के ऊपर कब्जा तो रहेगा और एक तरीके से प्रोटेक्टरेट होगा, यानी संरक्षित राज्य होता है। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है संरक्षित राज्य, यानी एक ऐसा राज्य जो दूसरे राज्य के द्वारा संरक्षित किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम की दुनिया में जो राज्य होता है, राज्य यानी कि स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब बिहार बंगाल नहीं होता है। स्टेट मतलब कोई एक देश होता है जिसको स्टेट बोलते हैं। तो डोमिनियन स्टेट मतलब कि जैसे भारत अगर डोमिनियन स्टेट स्वीकार कर लेता तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सत्ता है, उसका जो मेन पावर है, वो एक तरीके से इंग्लैंड के हाथ में होती। भारत की पूरी जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, क्या उनका कानून बनाना है, वो सारा का सारा भारत के अंडर में रहेगा। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति, जो राज्य का प्रमुख है, वो एक तरीके से इंग्लैंड के हाथों में रहेगा। यानी डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किसी दूसरे देश का होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटिश का होगा, और उसके नीचे जितने भी काम करेंगे, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कार्यपालिका हो, लेजिस्लेटिव इसको बोल लें, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोल लें, लेजिस्लेटिव बोल लें विधायिका को, तो वो सारे अलग काम करेंगे अपना। यानी मोटा मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किसी दूसरे राज्य का होगा, किसी दूसरे देश का होगा, जैसे कि ब्रिटिश का। और उसके अंडर में जो डोमिनियन स्टेट जिसको दर्जा दिया गया है वो अपना सारा काम करेगी, व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का सारा काम करेगी। लेकिन उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए किंग ऑफ ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश का जो राजा होगा या किंग होगा, क्राउन होगा, वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। लेकिन बहुत सारे भारतीय कहते थे नहीं, मुझे ये डोमिनियन स्टेट वाला दर्जा नहीं चाहिए, हमें एक पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी तरीके से भारत चाहिए, डोमिनियन वाला दर्जा नहीं चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में इस बात की झड़प भी थी कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा। हमारा जो राष्ट्रपति होगा हमारे देश का होगा, प्रधानमंत्री हमारे देश का होगा, जो संसद है हमारे देश की होगी,
जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का होगा, उसको कौन चुनेगा? भारत की जनता चुनेगी। यानी देयर वर नो एनी वन दैट विल बी कॉल्ड एज हेड ऑफ स्टेट बट ही और शी इज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। तो डोमिनियन स्टेट मतलब होता है सबसे ऊपर, नाम मात्र का ही होता है, सबसे ऊपर रहेगा हेड ऑफ द स्टेट जो कि दूसरे देश का होगा, उसके अंडर में सारा भारत काम करेगा, लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? डोमिनियन स्टेट मतलब कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, जाओ जो काम करना है करो, लेकिन कोई भी काम होगा तो थोड़ा सा परमिशन नाम मात्र का क्राउन का या राजा का जो इंग्लैंड में रहता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। तो भारतीय कहे कि नहीं डोमिनियन स्टेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, या कहें कि कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो डोमिनियन वाला दर्जा भी नहीं माना गया। एक और स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं एक तरीके से रिपब्लिक कह लें, रिपब्लिक कह लें या पूर्ण स्वराज कह लें। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, जिसको गणराज्य बोलते हैं। आज गणतंत्र दिवस भी है, रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, रेस और पब्लिका। रेस और पब्लिका, REC या RAC, रेस और पब्लिका, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, रेस और पब्लिका। इसका मतलब होता है कि जनता में जो भी काम होगा, जिसका भी चुनाव होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी चुनाव किया जाएगा वो सारे के सारे जनता के द्वारा किए जाएंगे। यानी इसमें किसी तरीके का जो क्राउन होता है या जो किंग होता है या जो क्वीन होता है वो वाला सिस्टम नहीं होगा। यानी भारत पूरी तरीके से लोकतंत्र हो जाएगा। जैसे भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी गणराज्य तो है ही, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि गणराज्य भी 2-3 तरीके के होते हैं। थोड़ा देख लें इसको, गणराज्य भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो गणराज्य होता है जो मोनार्की होता है। मोनार्की, मोनार्की मतलब जहां पर पूरी तरीके से राजा का प्रभुत्व होता है उसको बोलते हैं मोनार्की, यानी जिसको राजतंत्र बोलते हैं, राजतंत्र। तो भारत राजतंत्र को स्वीकार करने वाला था नहीं, वो तो पहले ही सब समाप्त हो चुका था। और एकदम जो लास्ट वाली स्थिति होती है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो भारत रिपब्लिक को मानने के लिए तैयार था। रिपब्लिक से पहले की स्थिति होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा होगा, जनता के लिए होगा, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से होगा। और मोनार्की के बाद की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड मोनार्की, मिक्स्ड मोनार्की। और तीसरे नंबर की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चौथे नंबर की स्थिति होती है रिपब्लिक, और 5वें नंबर की स्थिति होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक यानी गणराज्य 4-5 तरीके हो सकते हैं, एक मोनार्की और एक मिक्स्ड मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक रिपब्लिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, या कह लें कि डेमोग्राफिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी एक ऐसा देश जहां पर राजा का शासन चलता है उसको बोलते हैं मोनार्की। एक ऐसा देश जहां पर कुछ कुछ शासन राजा के द्वारा चलता है और कुछ कुछ शासन जनता के द्वारा चलता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड मोनार्की। जहां पर जो मोनार्की होता है, राजतंत्र होता है, एक संविधान बना होता है, संविधान के तहत राजशाही चलती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और एक होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब पूरी तरीके से गणराज्य जहां पर लोगों का शासन होता है। और एक होता है कंप्लीट रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पर सारा का सारा काम जो है जनता के द्वारा होगा। यानी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो राजा या रानी के माध्यम से हो। यानी देयर वर नो एनी ऑफिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहाँ पर कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जिसमें राजा या रानी का लड़का लड़की या खुद राजा रानी हो।
इसमें जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राजा या रानी होता है, किंग या क्वीन होता है। मिक्स्ड मोनार्की में एक तरीके से राजा या रानी मेन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी यही स्थिति होती है। रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट राजा रानी हो सकता है, लेकिन जो उसकी कार्यपालिका होगी वो एक तरीके से चुनी हुई जनता के माध्यम से हो। जैसे कि ब्रिटिश, अगर हम इसका एग्जांपल लें, ब्रिटिश में क्या है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा होता है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे कि जिसको क्वीन बोलते हैं, किंग बोलते हैं, जैसे इसमें क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है तो वहाँ की रानी है, तो वो ब्रिटिश एक तरीके से रिपब्लिक कंट्री है, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट एक राजा है। लेकिन उसके भी आगे की स्थिति होती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि भारत, इसका अच्छा एग्जाम्पल भारत है। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसका भी चयन जनता के द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, विधानसभा, विधान परिषद के माध्यम से नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और 2 यूटीज की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कम से कम चुनाव के माध्यम से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनका भी जनता के माध्यम से डायरेक्ट चुनाव होता है। सांसदों का चुनाव होता है और सांसद मिल करके अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं। जो विधायक होते हैं, यानी कि जिसको एमएलसी बोल लें या एमएलए बोल लें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनका भी चुनाव जनता करती है। यानी सारा का सारा चुनाव जो होता है जनता के द्वारा किया जाता है, चाहे सांसद हों, विधायक हों या प्रेसिडेंट हों, कोई भी हो, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये तो था थोड़ा परिचय। तो भारत उस समय कॉलोनी वाली स्थिति में था। कुछ लोग कह रहे थे डोमिनियन वाला दर्जा दे दो, हम खुश हैं। कह नहीं, डोमिनियन नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि उसके बाद हम जा करके धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे। तो 1918 में जो है एक मोतीलाल नेहरू का नाम सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, वो 1918 में कहने लगे कि हमें एक तरीके से स्वतंत्र स्थिति चाहिए, यानी हमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, हमें सरकार बनाने का पावर मिलना चाहिए। और उस समय एक सिद्धांत चल रहा था जिसको बोलते हैं आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत मतलब होता है कि हम अपने देश के बारे में निर्णय खुद कर सकें। हमारे देश की जो जनता है उसको क्या चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी स्थिति इतनी बदतर है, किसान कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है, तो उन सब का निर्णय कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, भारतीय करेंगे। आत्मनिर्णय का सिद्धांत आया उस समय, यानी सारा का सारा निर्णय भारतीय करेंगे। ऐसा हमें सरकार बनाने का जो है छूट मिलनी चाहिए। और फरवरी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने का एक प्रस्ताव पेश किया। यानी इन फरवरी 1924 पंडित मोतीलाल नेहरू एक स्कीम पेश किए, ठीक ना। ही ऑफर्ड ए स्कीम टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाने के लिए उन्होंने ऑफर किया 1924 में। तो अंग्रेज लोग थे, कहे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, संविधान बनाने का जो चक्कर है तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत, संविधान बनाना है, ये सब करना है, ये सब बकवासबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सबकी बस की बात नहीं है, ठीक ना। एक तरीके से अंग्रेज जो है मोतीलाल नेहरू को चुनौती दे दिया कि संविधान बनवाओगे, हम 1909 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम ये सब लेकर के आए हैं, बहुत सारे कानून बनाए हैं, उसी से चलेगा, संविधान बनाने की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्णय सिद्धांत बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो सब हम देख लेंगे, कर लेंगे। तो 1924 में इन्होंने पेश किया, अंग्रेज उसको खारिज कर दिया, कहे संविधान बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। और ये भी चुनौती दे दिए कि तुम्हारे बस की बात भी नहीं है कि एक संविधान बना पाओ। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश था, अब भी है ही, बहुत सारी भाषाओं के, बहुत सारे धर्मों के, जातियों के, रंग रूप के, प्रजाति के
लोग भारत में रहते हैं, उन सबको एक तरीके से कोलैबोरेट करके, एक साथ ला करके उनका विकास करना, एक संविधान बनाना, एक कानून के माध्यम से सबको शासित करना सचमुच में मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। तो इसलिए अंग्रेज को लगता था कि ये भारतीयों की बस की बात नहीं है कि वो एक संविधान बनाए, एक कानून बनाए और पूरे भारत को एक संघ बना करके उसका विकास करें। तो चुनौती बहुत बड़ी मिल गई, तो चुनौती स्वीकार भी किए। ये क्या हुआ 1928 में, 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ कांग्रेसियों का। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928 में, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए और एक प्रस्ताव के तरीके से कि हमें संविधान बनाना है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, कैसे संविधान बनाया जाएगा, उसके प्रोसेस के लिए एक सर्वदलीय यानी कि सभी दलों के जो मेन ऑफिसर थे या मेन लीडर जो थे उन सभी को बुलाया गया। एक बैठक की गई 1928 में, जिसमें इस बात की बैठक थी कि कैसे संविधान को बनाया जाए। तो 10 फरवरी 1928 को, 10 फरवरी 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में इसके जो अध्यक्ष थे वो तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा 8 लोग और थे, मोतीलाल नेहरू प्लस 8 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि संविधान बनना चाहिए, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, उन सब की उसमें क्या क्या चीज़ डालना चाहिए, उसको उन्होंने डाला, बनाया और एक उद्देश्य उन्होंने बनाया कि जो संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। ठीक है। और 1929 में, दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ जिसको बोलते हैं लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, कांग्रेस का लगभग आखिरी साल में, 1929 के आखिरी साल में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जहाँ पर एक नेहरू रिपोर्ट जो है उसको पेश किया गया, पास किया गया। उसमें कुछ बातें थीं, एक तरीके से प्रस्तावना वाली बातें थीं कि स्वतंत्र भारत में सभी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और रक्षा का अधिकार, ये सब मिलेगा। तो 1929 में ये पेश किया गया और इसको पास किया गया कब? तो इसको 1930 में पास किया गया। ठीक ना, दिसंबर 1929 में पेश किया गया। और उसी समय तो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का उद्देश्य पारित किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इन्होंने कहा कि 26 दिन के अंदर अंदर में हम पूर्ण स्वराज पा लेंगे, यानी कि 26 जनवरी 1930 तक भारत पूर्ण स्वराज पालेगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा उद्देश्य दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस लोगों ने पास किया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसीलिए जब 1950 को, जब 26 नवंबर 1949 को एक तरीके से संविधान पूरी तरीके से बन गया था, इनेक्टेड हो गया था, इन्फोर्स हो गया था, तो उन्होंने निश्चय किया कि नवंबर हो ही गया है तो जनवरी को, 26 जनवरी, जो कि एक तरीके से उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में, तो उसको एक प्रतीकात्मक रूप से उसको बनाने के लिए उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यानी अगर कोई ये पूछे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ, तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसियों ने एक उद्देश्य पारित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 26 दिन के भीतर भीतर पूर्ण स्वराज पा लेंगे।
ठीक ना, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी पालेंगे। तो 26 दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी 1930 को तक वो पा लेते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व था जिसके कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान उसी दिन लागू किया गया जिस दिन से ये मनाया जा रहा था। और इसके पहले एक पता हो कि 1927 में एक साइमन कमीशन आया था भारत में। साइमन कमीशन था जिस उसमें 2-3 बातें थी। कह रहे थे कि भारत में डायरकी सिस्टम चलना चाहिए, लेकिन इसको पास नहीं किया गया, माना नहीं गया। भारतीय जो नेता थे उसको माने नहीं, इसका विरोध किए, कड़ा विरोध किए। और लाला लाजपत राय की इसी विरोध के समय में मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब जो है उसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारी कदम भी उठाए। तो साइमन कमीशन एक तरीके से भारत में फेल हो गया था, ये मनाया जाने लगा था, ये भी मनाया जाने लगा था। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो है लगभग 1927-28 में ये एक बार कह चुके थे कि भारत में एक संविधान सभा या संविधान बनना चाहिए, और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना चाहिए। वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि ऐसे सभी भारत के नागरिक जो वयस्क हो चुके हैं, यानी एक निश्चित आयु के हो चुके हैं, यानी हम कह लें कि 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो उन सबको वोटिंग राइट मिले, वो सब वोट देने का उनको अधिकार मिले। वो चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, या किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी संपत्ति, इनकम क्या है, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, ठीक ना, या पूंजीपति हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो सार्वभौमिक रूप से सभी को वोट देने का अधिकार हो। इंग्लैंड में पता होगा कि सन 1688 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन इसके कई साल बाद जाकर के महिलाओं को वहाँ पर वोटिंग राइट मिला था। ऐसे ही फ्रांस में 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कई साल बाद जाकर के अभी 1948 के आसपास जाकर के फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड एक देश है जिसको लगभग 1970 के दशक में स्विट्ज़रलैंड में जो है, जो कि एक छोटा सा ही देश है, वहाँ पर 1970 के दशक में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। लेकिन भारत में जब 1947 को देश आज़ाद हुआ, जब पहला सरकार बना, पहली गठन हुई सरकार की, जब चुनाव होना था राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, विधायकों का, तो उसमें सार्वभौमिक रूप से सभी को मताधिकार दिया गया था, वोटिंग राइट दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि जब संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा मतलब एक ऐसी सभा जिसमें कुछ बुद्धिमान लोग उसमें बैठेंगे जो देश की नीति निर्माण करेंगे, यानी कि संविधान बनाएंगे कि कानून कैसे बनना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सब का काम क्या होना चाहिए, जनता का सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और सरकार का जनता और देश के प्रति क्या कर्तव्य और क्या ड्यूटी है। तो वो सारा संविधान में लिखा जाता है। तो संविधान सभा का गठन करने की जो मांग थी वो भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और कह रहे थे वयस्क मताधिकार के आधार पर। और फिर 1929 में महात्मा गांधी एक लेख लिखे, हरिजन नामक एक पत्रिका निकलती थी उस समय, हरिजन नामक पत्रिका, उसमें एक लेख लिखा। उस लेख का जो हेडिंग था वो था द ओनली वे नामक एक लेख लिखे। जैसे समाचार पत्र में, पेपर में लेख छपता है हर दिन, बढ़िया, दैनिक जागरण में बढ़िया बढ़िया लेख छपते हैं, तो ऐसे द ओनली वे नाम का एक लेख लिखे। उसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में या भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए जो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर रहे, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर रहे। तो संविधान सभा की मांग का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए, ऐसी मांग उठने लगी। और 1940 में और ये जो हरिजन नामक लेख लिखे थे ये 1939 में था, ठीक ना, 1939 में ये चीज़ था। और फिर अगले साल आ गया 1940, और पता होगा 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
और पहला वर्ल्ड वॉर चला था 1918 से 14 से 18 तक। तो सन 1940 में एक प्रस्ताव आया, लिन लिथगो नाम के अधिकारी थे, उन्होंने लेकर के आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक ना, अगस्त स्कीम कह लें, वो लेकर के आए थे। और इसमें ये कह रहे थे कि भारत की ज़रूरत है अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़ने में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश जो है लड़ाई लड़ रहे थे। तो कह रहे थे कि इंडिया की ज़रूरत है, वो हमारी मदद करें और हम संविधान सभा बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो भारतीयों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया, माना नहीं, फेल हो गया ये भी। फिर सन 1942 आया। 1942 में एक प्रस्ताव भारत में आया जिसको बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, बोल लें, हाँ क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं उसको। 1942 में भारत में आया था। विंस्टन चर्चिल उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। वो सन स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक अधिकारी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के अधिकारी थे। उनको भारत में भेजा एक प्रस्ताव लेकर के, जिसको क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार ये कहा गया था कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। जो असेंबलियां हैं भारत में, जो असेंबलियों में विधायक चुने गए हैं, वो विधायक अपनी जनसंख्या के अनुसार लोगों का चयन कर लें और संविधान सभा का निर्माण करें और संविधान बनाना शुरू कर दें। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसको भारतीय लोग माने नहीं, ये भी फेल हो गया। और उस समय एक पार्टी थी, अली जिन्ना के नेतृत्व में चल रही थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वो भी हर धर्मी थी, कह रही थी कि मुझे एक अलग देश चाहिए, एक संविधान बना करके हिंदू मुस्लिम दोनों शासित नहीं हो सकते हैं, अलग देश चाहिए मुझे। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका पूरी तरीके से विरोध किया, कहा कि एक संविधान सभा बना करके एक साथ संविधान बना ही नहीं सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बनाएंगे, अलग संविधान सभा बनाएंगे, अलग संविधान बनाएंगे, हिंदुस्तानियों के लिए अपना संविधान अलग होगा और हिंदुस्तान अलग होगा। और 1942 में ही जब ये भी फेल हो गया तो एक आंदोलन चलने लगा जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन चला। और इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसको बोलते हैं करो या मरो का नारा, करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो आंदोलन चलने लगा। तो 1942 से लेकर के लगभग 1945 तक ये सब चला ड्रामा। तो फिर संविधान सभा बनाने का जो काम था वो एक तरीके से ठप हो गया। फिर अगला एक बड़ा कदम आता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 3 लोग थे जिसमें से एक ये भी थे, क्रिप्स भी थे। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इसने भी कहा कि संविधान सभा बनाइए और इन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए कि संविधान सभा कैसे बनाइए। तो उन प्रस्तावों को देखते हैं। तो भारत में कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप भारत का संविधान बनाइए, एक संविधान सभा बनाइए, संविधान का निर्माण प्रारंभ कीजिए। तो कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च सन 1946 को भारत में आया था, इन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए थे। प्रस्ताव बढ़िया बढ़िया थे। एक तो 1929 से 1939 से ही जब महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत की जनता जो है लोगों का चुनाव करेगी, वो सारे लोग एक संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा में बैठे सभी बुद्धिमान व्यक्ति मिल करके संविधान बनाएंगे। लेकिन 1946 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, करो मरो का नारा चला ना, पूरा अंग्रेज़ों को भगाओ ऐसे स्कीम चलने लगा ना, आंदोलन चलने लगे बहुत तेज़ी से, दंगे फसाद होने लगे। हिंदू मुस्लिम एक तरीके से पास भी थे और मुस्लिम लीग के संदर्भ में देखें तो दूर दूर भी थे। पाकिस्तान की भी मांग उठ रही थी, यानी सांप्रदायिकता भी अपनी चरम स्थिति पे थी। तो ऐसी स्थिति में ये कहे कि वयस्क मताधिकार करेंगे, सभी लड़के लड़की औरत आदमी किसान मजदूर पूंजीपति करोड़पति और हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पे
सभी लोगों को अगर मिला करके वोटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सांप्रदायिकता होएगी। पता लगा 1947 में देश आज़ाद ना होता और ज़्यादा खिंच जाता। तो कि वयस्क मताधिकार ना करो, जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं को इकट्ठा करो, या कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। यानी जो असेंबलियाँ थी भारत में जो असेंबलीज थे, उन असेंबलीज में जो विधायक थे, उन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को चुन लिया संविधान सभा बनाने के लिए। और कैबिनेट मिशन ने एक सुझाव ये दिया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन कर लिया जाए। यानी कि कोई भारत में मान लो, भारत का मान लो ये वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का ये वाला क्षेत्र है, मान लो इस क्षेत्र में मान लो 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो इन 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को दिल्ली भेज दो। यहाँ पर दिल्ली में ये इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में आ जाएंगे, ये संविधान बनाने में मदद करेंगे इस क्षेत्र के लिए। ऐसे ही दक्षिण भारत से, नॉर्थ ईस्ट से, सभी जगह से लोग 10 लाख की आबादी पर एक लोगों को उठा लें। जैसे प्रतापगढ़ की आबादी करीब करीब 30-35 लाख है ना, यानी कि उस समय के हिसाब से अगर 35 लाख होती तो प्रतापगढ़ से अकेले ही 3 लोग चले जाते हैं संविधान सभा में। तो प्रति 10 लाख की आबादी से एक एक लोग पूरे भारत से चुने गए, वो सारे लोग यहाँ पर आए। लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव था। यानी जो असेंबलीज के जो विधायक थे उन्होंने अपने 10-10 लाख की आबादी पे एक एक लोगों को चुन करके भेज दिया। और कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव दिया था कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं या अन्य संप्रदाय के हैं, उन सभी को प्रतिनिधित्व भी जो है उनको मिलना चाहिए प्रति 10 लाख की आबादी पर। तो राज्यों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया, 3 ग्रुप्स में बांटा गया उस समय। एक ग्रुप था ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में 6 राज्य थे। एक था मद्रास, एक था बम्बई, एक था संयुक्त प्रांत जिसको आजकल उत्तर प्रदेश बोलते हैं, एक था बिहार, एक था उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 उड़ीसा था, और एक था मध्य प्रांत जिसको आजकल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका बोलते हैं। तो 6 ये क्षेत्र थे। ये 6 क्षेत्र जो थे हिंदू बहुल क्षेत्र थे, यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा थी। और 20 श्रेणी में जो थे वो सिख राज्य थे, जहाँ पे सिखों की आबादी ज़्यादा थी। इसमें जैसे एक था उत्तर पश्चिम फ्रंटियर यानी कि सीमांत प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र जो हैं श्रेणी बी में आ गए थे, जहाँ पे सिख लोगों की ज़्यादा आबादी थी। श्रेणी सी में थे जहाँ पे मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी थी, जैसे कि इसमें पंजाब भी था। और सी वाले में एक असम था, बंगाल था। बंगाल में भी मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी थी। तो असम, बंगाल, ये सारे क्षेत्र थे जो कि इसमें आते थे, बी और सी में। तो हर 10 लाख की आबादी पे एक एक लोगों को चुन करके भेज दिया गया। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा बननी चाहिए जिसमें 389 सदस्य हों, 389 सदस्य हों, 389 लोग जाएं, संविधान सभा बनाएं, उसमें संविधान का निर्माण करें। तो 389 सीटें जो है बना दी गई। उसके बाद चुनाव हुआ। कब? जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ 389 सीटों पर। और मुस्लिम लीग ने इसका भी विरोध किया था कि नहीं, हम चुनाव नहीं करेंगे, हम संविधान में नहीं जाएंगे, संविधान नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के भूखे प्यासे थे। लेकिन जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ 389 सीटों पर। और 389 सीटों में भी 296 जो सीटें थीं वो ब्रिटिश इंडिया से थीं, ब्रिटिश इंडिया से। और करीब करीब 96 सीटें जो थीं वो देसी रियासतों के माध्यम से चुनी जानी थीं। यानी 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के माध्यम से, जो कि 11 स्टेट हैं ये सारे, उससे चुन ले जानी थी। और 96 सीटें जो कि देसी रियासतें हैं वो अपने
तरफ से किसी भी एक व्यक्ति को चुन करके, ये 93, ठीक ना, 96 नहीं है, 93 है, 93 लोगों को देसी रियासतें भेज देंगी कि आप लोग जाइए संविधान बनाइए। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हुआ वो 296 पर हुआ। ये जो 93 थी, एक तरीके से नामांकन इनका किया जाना था। जो देसी रियासतें हैं वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को नामांकित करके संविधान सभा में भेज देते हैं। तो चुनाव हुआ 296 सीटों पर, ठीक ना। उसके बाद फिर इसके नतीजे भी आए। उसके नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त रहे। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो गया। चुनाव के नतीजे आ गए। चुनाव के नतीजे क्या थे, तो पहले इसको हम समझ लें कि जो 3 प्रकार के राज्य बटे हुए थे, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी बी। तो 3 प्रकार के राज्य में एक तो था जो जनरल स्टेट था। जनरल स्टेट से 210 लोगों को चयन किया जाना था। जो सिख वाले स्टेट थे उससे 4 लोगों को चयन किया जाना था। और जो मुस्लिम वाले स्टेट थे उसमें से 78 लोगों को चयन किया जाना था। यानी कितने हो गए ये, 78 4 82, ये हो गए कितने, 210, यानी कि 92, 292 ना, 294 होने थे। तो 2 लोग और इधर उधर से हो गए, तो कुल मिलाकर के 294 हो गए। 4 + 2 इसमें कर लें, 4 + 2 इसमें कर लें, क्योंकि हाँ 6 हो गई है। तो कुल मिलाकर 296 लोगों का चयन किया जाना था। तो इन 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 210 लोग जनरल स्टेट से आएंगे, 6 लोग जो हैं वो सिख वाले कम्युनिटी से होंगे, 78 लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे, ठीक ना। तो 210 लोगों में से 199 लोग जो थे वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे, ठीक ना। और बाकी के जो थे वो अदर थे। इसमें से 4 सिख सीटों में से 3 कांग्रेस जीत गई थी, 1 कोई और जीत गया था। ये 2 सीटें थी जो कि एक थी कुर्ग की, एक थी दिल्ली की, एक थी मेरवाड़ की। तो ये 3 की तीनों सीटें जो है ये जीत गए थे। और 78 में से 73 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग जीत गई। मुस्लिम लीग, यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा मिला नहीं। 78 में से 73 मुस्लिम लीग जीत गई, और बचा हुआ जितना था उसमें से लगभग 3 कांग्रेस जीत गई, और जो बचा, यानी कितना बचा, 2 बचे ना, तो 1-2 जो भी बचा वो अन्य पार्टी पा गई। तो इस तरीके से 296 सीटों में सारे के सारे ये हो गया। यानी टोटल कांग्रेस को कितना मिला ये देखेंगे तो करीब 208 सीटें मिल गई, और मुस्लिम लीग को कितना मिला, तो 73 सीटें मिली। और विपिन चंद्र की किताब में देखेंगे तो उसमें 76 है, लक्ष्मीकांत की किताब में देखेंगे तो उसमें 73 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 73 से 75 मान लें। और जो अन्य पार्टियां थीं, ओपी लिख दें, अन्य पार्टियां, उनको 15 सीटें मिली। इस तरीके से 296 सीटों का पूरा चयन होगा, संविधान सभा बन गई। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो सितंबर 1946 में आनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है उसका विरोध कर दिया, कटाक्ष कर दिया। तो इसलिए पहली बैठक इस दिन नहीं हो पाई। तो पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई संविधान सभा की। इस दिन सारे के सारे लोग आए। सारे के सारे तो नहीं आ पाए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो उस समय पहले दिन में, यानी 9 दिसंबर 1946 जब पहली संविधान सभा बैठे, तो खाली 207 लोग आए थे। 208 इनके थे, लेकिन एक आध बीमार रहे होंगे, तो 207 आए थे उस दिन, ठीक है। और इसी दिन फ्रांस की तर्ज पर इन्होंने सबसे वयोवृद्ध नेता थे उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बहुत ही बड़े लीडर थे। उनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया, अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक ना, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अगली बैठक हुई 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन के बाद अगली बैठक हुई। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। उनका क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब तक ये संविधान सभा में काम करते थे तो ये प्रेसिडेंट थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और जब संविधान सभा ने पूरा काम कर लिया, संविधान पूरा बन गया,
संविधान लागू हो गया 1950 को, तो उसके बाद यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गया। ठीक ना। ये जो संविधान सभा थी वो दो तरीके से काम करते थे। जब संविधान बनाना होता था तो संविधान सभा होती थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा देश का कानून भी उस समय बनाती थी, क्योंकि संसद थी नहीं, यही संसद का भी काम करती थी। तो जब संसद का काम संविधान सभा करती थी तो जी.वी. मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे, और जब संविधान सभा के रूप में ये सभा काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता ये करते थे। जब 1950 में पूरी तरीके से इनफोर्स इनेक्टेड हो गया संविधान, तो इन्हीं को अंतरिम या कहें कि पूरी तरीके से राष्ट्रपति बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। और फिर 2 दिन के बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव वही था जो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन या कराची के अधिवेशन में जो 1931 में संकल्प पारित किया गया था। पता होगा कि 1931 में कराची का संकल्प पारित किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता ये सब बातें थीं। तो लगभग उसी के तर्ज पर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी का परिवर्तित रूप में जाकर के बाद में प्रस्तावना बन गया, जो कि हर 6 से 12 किताब में पहले दूसरे पेज में प्रस्तावना लिखी रहती हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ऐसे करके ना, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, और 19 दिसंबर 1946 तक इस पर बहस हुई, बहसबाजी हुई इस पर। लेकिन इस समय तक भी मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल नहीं थे। कांग्रेसी इंतजार किए कि मुस्लिम लीग आ जाएंगे, सजन कब आएंगे, लेकिन सजन जी आए नहीं, उनको पाकिस्तान चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ज़्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। तो 22 जनवरी 1947 को, यानी अगले साल, क्या हुआ, यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया, और मुस्लिम लीग नहीं आए। और ये बात है जनवरी 1947 के। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब बीता, मई बीता। 3 जून 1947 को भारत में आया क्या, माउंट बेटन योजना। इस पे कभी विस्तार से बात करेंगे, अभी अब थोड़ा परिचय के रूप में जान लें कि माउंट बेटन योजना आया 3 जून 1947 को। इस योजना में 1-2 बातें थीं। वो बात ये थी कि चलो हम बांट देते हैं, सजन जी की बात मान लेते हैं, एक बना देंगे पाकिस्तान, एक बना देंगे हिंदुस्तान, इंडिया, 2 देश बन जाएगा, और दोनों देश होंगे डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन स्टेट क्या था पहले बताए थे, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया। इनकी अलग संविधान सभा बन गई पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की अलग बन गई। जब हिंदुस्तान की फिर से संविधान सभा बनी, क्योंकि 296 सीट में हिंदू मुस्लिम सिख सब आए थे। 73 सीट जो है, 78 में से 73 सीट मुस्लिम लीग जीती थी, लेकिन मुसलमान वाला जो इलाका था वो सारा कट करके पाकिस्तान बन गया। आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, वो सब कट के अलग अलग देश बन गए। वो दोनों पाकिस्तान कहलाते थे उस समय, 1970 के पहले तक। तो ये सारे सीट जो हैं चले गए उधर मुस्लिम लीग वाले। कुछ जो भारत में थे वो कांग्रेस में मिल गए, यानी पूरी व्यवस्था जो है उलट पलट गई। तो अंत में जाकर के फिर से इसको बनाया गया कि मुस्लिम लीग वाले सारे भाग गए पाकिस्तान में, तो अब कैसे काम होगा। तो क्या हुआ कि उनको घटा दिया गया। अब जो नई सीटें बनी वो 299 सीटें थीं, यानी अब पहले जो 389 लोग जाते थे संविधान सभा में, हालांकि पूरे 389 गए नहीं, कभी गए 207 इतने ही जाते थे। देसी रियासतें जो थीं, वो जो 93 सीटें थी देसी रियासतों के, उसमें से भी नहीं जाते थे। एक दो ऐसे थोड़े बहुत जाते रहे होंगे, बाकी 93 ये भी नहीं जाते थे। मेन रूप से कांग्रेसी ही जाते थे संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। तो बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग वाली सीटें भी कम हो गई। तो जो 389 लोग को जाना था उसमें से खाली 299 लोग ही जाते। कहाँ से? ब्रिटिश इंडिया से। और देसी रियासतों की संख्या जो पहले 93 थी
वो घट करके अब हो गई 70, ठीक ना। देशी रियासतों की संख्या हो गई 70, जो कि पहले 93 थी। तो यानी अब इसको जोड़ लें दोनों को, तो 9 9 7 16 और 2 1 3, यानी 369 के आसपास जो है लोग संविधान सभा में जाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देशी रियासतों को मिलाने का बहुत प्रयास किए, तो धीरे धीरे कुछ लोग देशी रियासतों से भी आने लगे थे। देशी रियासत मतलब जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, ये सब देशी रियासतें हुआ करती थीं। ये लोग चाहते थे कि भारत में ना मिले, अलग देश बने रहें, ठीक ना। लेकिन पटेल जो है गाजर और लाठी दोनों दिखाते थे कि मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। जब नहीं मिलते तो लाठी से मारते थे, और जब मिल जाते तो गाजर खिलाते थे। तो गाजर और लाठी के बल पे बहुत सारी रियासतें, यानी सारी रियासतें इन्होंने मिला लिया। करीब 550 से ज़्यादा रियासतें थीं जो अलग अलग बिखरी हुई थीं। तो ये सब मिल करके अब फिर से संविधान सभा में काम करने लगे, और करीब कितना समय लगा इसको देख लें। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बन करके तैयार हो गया। पहली बैठक, दूसरी बैठक ये सब बता दिए। आखिरी जो बैठक थी वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। इस दिन संविधान को पूरी तरीके से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। इसीलिए 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं इस दिन। और इसी के कुछ दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, ठीक ना। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार कर लिया गया, तो कुछ चीज़ें स्वतः लागू हो गई। कुछ आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू हो गई। अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, लागू हो गया। अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, वो लागू हो गया। और कुछ और अनुच्छेद हैं निर्वाचन टाइप के, और अनुच्छेद 391, 92, 93, ठीक ना। 391, 392, 393 ये भी सब उसी समय लागू हो गए। 379, 380 ये भी सब लागू हो गई। लेकिन सारा का सारा संविधान इस दिन लागू हुआ। इसीलिए इस दिन को हम एक तरीके से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पुराना इतिहास है, पहले बात कर चुके हैं, ठीक ना। तो ये बहुत सारी बातें थी, इनका बहुत तरीके से आलोचना हुआ कि कांग्रेस लोग ज़्यादा थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कांग्रेस ही मिल करके मेन रूप से संविधान बनाए। लेकिन उसमें सभी का प्रतिनिधित्व था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, एंग्लो इंडियन हो, ईसाई हो, ठीक ना, महिला हो, दलित हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सभी का उसमें प्रतिनिधित्व मिला था। इस तरीके से संविधान बना। जब उस समय लागू हुआ तो संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 395 अनुच्छेद थे, ठीक ना, 12 भाग थे और प्रस्तावना, ये सब उस समय लागू हो गया, ठीक ना। ये सारे वर्तमान में देखें तो लगभग 350 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, और ये करीब करीब हो गए हैं 15 भाग। अनुसूचियाँ हो गई हैं 12, जो पहले 8 थे। तो इस पे सब पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही इसमें। नमस्कार।